दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में प्रस्तुत है समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर का भारत का भूगोल खंड। आज आप इसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसके दो भाग पहले ही हो चुके हैं। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भारत के भूगोल खंड से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर ये श्रृंखला शुरू की गई है। इसमें भारत के भूगोल खंड से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भारत का भूगोल भाग 3। दोस्तों, इसमें हम प्राकृतिक आपदाएं खंड से शुरू करेंगे। तो प्राकृतिक आपदा से संबंधित जो पहला प्रश्न है वो है, वर्ष 2004 की सुनामी द्वारा भारत के तटों में सर्वाधिक दुष्प्रभावित कौन सा हुआ था? तो ये कोरोमंडल तट सबसे अधिक दुष्प्रभावित हुआ था। हुदहुद चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? ये आंध्र प्रदेश था। और भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर यानी सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है सुनामी चेतावनी केंद्र। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये नई दिल्ली में स्थापित है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है दोस्तों। तो प्राकृतिक आपदाएं और उनसे प्रभावित जो क्षेत्र हैं, तो बाढ़ से उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान, भूकंप से हिमालय का गिरिपद क्षेत्र और सूखा से मध्य पूर्वी भारत और चक्रवात से झारखंड और उत्तरी उड़ीसा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है। कारण है, हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं, इसका कारण क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण चक्रवात अधिक आते हैं। अगला प्रश्न जो आपदाएं खंड से, उसका जो अगला प्रश्न है वो कथन कारण से संबंधित है। कथन है, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। कारण है, भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के मेखला में पड़ता है। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन कारण से संबंधित अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण है, कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जलस्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और गुजरात राज्यों में से सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं कहाँ आती हैं? तो उड़ीसा में, जो कि पूर्वी तट पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी के सहारे, यहाँ पर सर्वाधिक चक्रवात और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये लातूर, महाराष्ट्र में देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपी मेखला में नहीं आता, तो कर्नाटक पठार जो है वो उच्च तीव्रता के भूकंपी क्षेत्र में नहीं आता है। भारत को जिन भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है तो वो 4 जोन हैं, जिनमें भारत को भूकंपी जोखिम वाले अंचलों के रूप में विभाजित किया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों, नगर और भूकंपी जोन। तो भुज जो है वो जोन 5 में आता है, हैदराबाद जोन द्वितीय में, जो श्रीनगर है जोन 5 में और चेन्नई द्वितीय जोन में आता है। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड बढ़ गई है। कारण है कि गाद के निक्षेपण के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन है? तो ये है बिहार। बिहार में जो कोसी नदी है वो बहुत अधिक बाढ़ और हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, उसके नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो इसका पूर्वी क्षेत्र यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वो बाढ़ द्वारा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। अब आइए देखते हैं मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को।
पहला है काली मिट्टी से संबंधित प्रश्न, तो वह मिट्टी जो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है, ये रेगुर मिट्टियाँ या काली मिट्टी इसे कहा जाता है। रेगुर काली मिट्टी का नाम है और रेगुर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं, कारण है उसमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों दक्षिणी ट्रैप की रेगुर मिट्टियाँ काली होती हैं, ये सही है, लेकिन उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, ह्यूमस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, तो आर गलत है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित देखिए। कथन है कि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, सही है, कारण है उसमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो ये गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी रेगुर या काली मिट्टी होती है। अगला प्रश्न कथन कारण। कथन है काली मिट्टी कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, कारण है उसमें नाइट्रोजन और जैव पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये सही है लेकिन आर गलत है। स्वतः कृष्ण मिट्टी किसे कहा जाता है, तो स्वतः कृष्य मिट्टी जो है वो कपास की काली मिट्टी को कहा जाता है। लावा मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये मालवा के पठार में, और मालवा के पठार में जो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली मिट्टी है वो काली मिट्टी है। वह मृदा जिसे सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, तो ये काली मिट्टी है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता होती है और नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। अब आइए देखते हैं लैटराइट मिट्टियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत की लैटराइट मिट्टियों के बारे में सही कथन क्या है, तो ये साधारणतः लाल रंग की होती हैं और इन मिट्टियों में टैपियोका और काजू की खेती अच्छी होती है, तो ये दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न कथन कारण से। कथन है पश्चिमी बंगाल की तुलना में आंध्र प्रदेश के शुद्ध रोपित क्षेत्र का उसके कुल क्षेत्रफल में प्रतिशतता कम है, कारण है अधिकांश आंध्र प्रदेश की मृदा मखरला यानी लैटराइट प्रकार की है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। लैटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, ये महाराष्ट्र में मिलती है। लैटराइट मिट्टियों का प्राधान्य कहाँ है, तो मालाबार के तटीय प्रदेशों में लैटराइट मिट्टियाँ प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। दोस्तों लैटराइट मिट्टियों के लिए सही कथन क्या है, तो इसमें चूना प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। और ये देखिए लैटराइट मिट्टियों की विशेषता के संबंध में एक कथन है, वह मृदा प्रारूप जो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है, तो ये लैटराइट मिट्टी का क्षेत्र है। अब आइए देखते हैं दोमट या जलोढ़ मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो ये जलोढ़ मृदा है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग क्या है, कछारी मृदा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो दोस्तों पुरानी कछारी मिट्टी बांगर और नई मिट्टी जो है वो खादर कहलाती है, तो गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। वह मृदा जिसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है बलुई दोमट मृदा, इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। दोमट्टी या लोम मिट्टी में क्या मिलता है, तो मिट्टी के सभी प्रकार के कण दोमट्टी दोमट या लोम मिट्टी में मिलते हैं। अब आइए मिट्टी से संबंधित विविध प्रश्नों को देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, कैल्शियम की। आलू सोरघम सूरजमुखी और मटर फसलों में से वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ये मटर यानी दलहनी जो फसलें हैं वो मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाती हैं। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो फसल उगाई जाती है वो है उड़द। और भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है, तो दोस्तों फेरिक ऑक्साइड या लौह तत्व की विद्यमानता जो है लाल रंग की मिट्टी का प्रमुख कारण है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है तो वो जस्ता है। और अगला प्रश्न कथन कारण से है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये कथन है। कारण है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो दोस्तों ये गलत है। हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। और आर जो कारण है वो हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, ये सही है। पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है किससे,
चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी पौधों को मिलता है। मिट्टी का वह कण जिसका व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है उसे मृत्तिका कहा जाता है। अब अम्लीय और क्षारीय मृदा से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितने होने की संभावना है? तो ये 6 से 7 के बीच होना चाहिए। तेजाबी मिट्टी या अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? लाइम अर्थात चूने का प्रयोग किया जाता है अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए। मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो खेतों में जिप्सम का उपयोग मिट्टी में खारापन या क्षारीयता की समस्या का समाधान है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। और भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मृदा का लवणीभवन मृदा में एकत्रित सिंचित जल के वाष्पीकृत होने से पीछे छूटे नमक और खनिजों से उत्पन्न होता है। और सिंचित भूमि पर लवणीभवन का जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है? तो ये है कि यह कुछ मृदाओं को अपारगम्य बना देता है। मृदाओं से संबंधित अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो अम्लीय मिट्टी जो होती है वो चाय बागानों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के जिस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक गंभीर है वो है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र और चंबल की घाटी। चंबल की घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण अपरदन है। यह अपरदन किस प्रारूप का होता है? तो दोस्तों ये अवनलिका अपरदन है। मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम क्या हैं? तो ये हैं स्फाल अपरदन, परत अपरदन, रिल अपरदन और अवनलिका अपरदन। ये मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम हैं। अगला प्रश्न है, कृषि भूमि में वह पौधा जिसके कारण भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो ये सोरघम है। फसल चक्र आवश्यक है किसके लिए? तो मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि के लिए फसल चक्र बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां कौन सी हैं? तो ये सस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर और वेदिका निर्माण जैसे टेरेसिंग और वायुरोध, ये मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियां हैं। भारत में मृदा अपक्षय समस्या संबंधित है तो वनोन्मूलन से, वनों का उन्मूलन से भारत में मृदा अपरदन की समस्या होती है। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका सबसे बढ़िया उपाय है वनारोपण। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। भोजपत्र कहाँ मिलता है? तो हिमालय के पहाड़ियों पर भोजपत्र मिलता है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है कत्था बनाने के लिए। वह वन जो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्रफल पर पाया जाता है उष्णकटिबंधी आर्द्रपर्णपाती वन, ये वन जो हैं वो भारत के सर्वाधिक बृहद क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। सागौन और साल किस वनों के उदाहरण हैं? उष्णकटिबंधी शुष्क पतझड़ वन के उदाहरण हैं सागौन और साल। पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी यानी टेम्परेट जोन में एक वृक्ष का बाहुल्य है, वह कौन सा वृक्ष है? तो पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी में देवदार वृक्ष का बाहुल्य है। वह राज्य जहाँ सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है छत्तीसगढ़ है। जंगल की आग किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पलास या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा उसका वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। भारत में सागौन का वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और वह पौधे जिसमें फूल नहीं होते हैं ये फर्न होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक उपलब्ध होती है। एक ही पर्वत श्रृंखला में इस विविधता का कारण क्या है? तो पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना, ये जो है ऊंचाई प्रक्रम में एक ही पर्वतीय श्रृंखला का अंतर का कारण है। एंटीलोप, आरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? तो दोस्तों आरिक्स और चीरू के बीच अंतर ये है कि आरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही सुमेलन करना है आपको। ये देखिए, नगर और भूकंप मंडल
तो जो है सागौन जो वृक्ष है ये मध्य भारत में पाए जाते हैं वृक्ष और इनके क्षेत्र। देवदार जो हैं हिमालय के उच्च क्षेत्रों में, सुंदरी वृक्ष सुंदरबन में और सिनकोना जो हैं ये हिमालय के तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल में पाया जाता है और इन्हीं वृक्षों की अधिकता के कारण उसे उस डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, वन प्रकार और प्रदेश, तो उष्णकटिबंधी आर्द्र पर्णपाती वन तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा मैदान में। अल्पाइन जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश यानी हिमालयी भाग में पाए जाते हैं और उष्णकटिबंधी सदाबहार वन सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में पाए जाते हैं। लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा सूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पश्चिमी आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। वह वृक्ष जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है देवदार है। वह राज्य जिसके वनों का वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय वन के रूप में किया जाता है मध्य प्रदेश है। और महोगनी वृक्ष का मूल स्थान क्या है? तो ये है दोस्तों उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है? तो एक खेजरी वृक्ष है, ये सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त ये मल्टी बहुउद्देशीय वृक्ष है। लीसा किससे प्राप्त होता है? तो लीसा दोस्तों चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। सही सुमेलन करना है आपको कच्छ वनस्पति और राज्य। तो दोस्तों अच्रा रत्नगिरी महाराष्ट्र में, कुडापुर कर्नाटक में, पिचवरम तमिलनाडु में और वेम्बनाड केरल में। ये जो कच्छ वनस्पति क्षेत्र हैं अच्रा रत्नगिरी महाराष्ट्र, कुडापुर कर्नाटक, पिचवरम तमिलनाडु और वेम्बनाड केरल में है। केरल की कच्छ वनस्पतियां कहाँ पे पाई जाती हैं? तो वेम्बनाड और कुन्नूर में केरल की कच्छ वनस्पतियां पाई जाती हैं। अब आइए देखते हैं सिंचाई और नहरों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। कारण है प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है सिंचाई और नहरों से संबंधित, भारत के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत नलकूप है। ये भारत में सिंचाई के संबंध में सही कथन है। अगला प्रश्न है कि भारत में सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है पंजाब। यहाँ पर लगभग 98.7% के लगभग सिंचाई का जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आता है। सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो मृदा से उर्वरक और पोषक हानि कम की जा सकती है और इससे कुछ कृषि क्षेत्रों के भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई क्या इंगित करती है? PWP सिंचाई जीवन रक्षक अथवा बचत सिंचाई है। गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ है? सरयू पार मैदान में। और भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है उत्तर प्रदेश है। भारत के राज्यों का सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल संसाधनों की दृष्टि से आरोही क्रम, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश जो है ये कम है, महाराष्ट्र उससे अधिक, पश्चिम बंगाल उससे अधिक और असम जो है वो भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर उपलब्धता है। भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किसने किया था? दिनसा जे दस्तूर, DJ दस्तूर ने भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है लघु और बृहद परियोजनाओं से। फरक्का नहर की जलवहन क्षमता कितनी है? 40,000 क्यूसेक। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? केरल में है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल क्या है? हरिके बैराज। और हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का मुख्य जल स्रोत जिन नदियों के संगम पर है दोस्तों, हरिके बैराज ब्यास और सतलज नदियों के संगम पे है। राजस्थान की इंदिरा नहर निकलती है सतलज नदी से। और इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? सतलज नदी पर हरिके बांध से। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से जल प्राप्त करती है? तो ब्यास, रावी और सतलज नदियों से इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। ब्यास नदी के
पोंग बांध के जल का उपयोग कौन करता है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में ब्यास नदी के पोंग बांध जल का उपयोग किया जाता है। भारत में विश्व की सबसे पुरानी और विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है? तो ये गंगा नहर व्यवस्था है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है, इसका निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था। किस वर्ष? 1927 में। और शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? कृषि उत्पादन बढ़ाना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार, ये शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना का लक्ष्य है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल क्या है? तो ये नरौरा बुलंदशहर में गंगा नदी पर निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है। हरियाली एक नई परियोजना है, तो हरियाली परियोजना का संबंध किससे है? जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना और वृक्षारोपण से संबंधित है हरियाली परियोजना। दोस्तों, एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के क्या लाभ हैं? तो इसके लाभ हैं मृदा के बह जाने की रोकथाम, वर्षा जल संग्रहण और भूमि जल के स्तर का पुनर्भरण तथा प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन। ये एकीकृत जल संभरण विकास कार्यक्रम का प्रमुख जो है वो लाभ है। कार्यक्रम और उनसे संबंधित मंत्रालय: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, भूमि संसाधन विकास, मरुस्थल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण विकास मंत्रालय, और वर्षा पूरित क्षेत्रों हेतु राष्ट्रीय जल संभरण विकास परियोजना, ये कृषि और सहकारिता विभाग का जो है वो मंत्रालय है। ड्रप्स या ड्रिप सिंचाई पद्धति के उपयोग के लाभ क्या हैं? खरपतवार में कमी और मृदा अपरदन में कमी जो है, ये ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रमुख लाभ हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सरदार सरोवर बांध परियोजना कहाँ? ये नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? तो ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान शारदा सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले लाभ हैं। दोस्तों, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है और इससे सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को मिलता है। सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में कौन पर्यावरण कार्य करती हैं? तो मेधा पाटेकर हैं। बरगी, ओंकारेश्वर, इंदिरा सागर और बाण सागर बांधों में से वह बांध जो नर्मदा नदी पर नहीं है, तो बाण सागर बांध नर्मदा नदी पर नहीं है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है। और मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है इंदिरा सागर जलाशय में। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन जिस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है, वह बांध कौन सा है? तो दोस्तों, वह बांध है सरदार सरोवर बांध। भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र क्या है? तो ये शिव समुद्रम है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। और कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद जिन राज्यों से संबंधित है वो राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुडुचेरी। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद इन राज्यों से संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। और देखिए, नागार्जुन सागर बांध परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड बांध कहाँ बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर ओडिशा में बनाया गया है। अगला प्रश्न बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित वो ये है कि वह जलाशय जो चंबल नदी पर बना है, राणा प्रताप सागर। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बना है। चंबल नदी पर निर्मित बांध कौन सा है? तो ये गांधी सागर बांध चंबल नदी पर निर्मित है। दोस्तों, वह नदी घाटी परियोजनाएं जो एक से अधिक राज्यों को लाभान्वित करती हैं, उसमें चंबल घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना से संबंधित कौन कौन से हैं? गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर चंबल घाटी परियोजना से संबंधित हैं। दोस्तों, टिहरी बांध उत्तराखंड में निर्मित किया जा रहा है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदियों पर बनाई गई है।
मैथान, बेल पहाड़ी तथा तिलैया बांध कहाँ पर बनाए गए हैं? तो ये बराकर नदी पर बनाए गए हैं मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। सही है। और कारण है दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दामोदर घाटी निगम यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1948 में। तवा परियोजना किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। सही सुमेलन करना है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर ओडिशा में है। हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल में है। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में है और कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित हैं। हिमाचल बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है। इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश बांध जो कि सतलज नदी पर बनाया जा रहा है, इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाली तलछट मिट्टी को रोकना है। वह परियोजना जो भारत में भूटान के सहयोग से बनाई जा रही है, तो ये चुक्का बांध परियोजना है। कुछ परियोजनाएं हैं महत्वपूर्ण और उनका जो है अवस्थिति आपको बताना है। भाखड़ा सतलज नदी पर है, हीराकुंड महानदी पर, इडुक्की बांध पेरियार नदी पर और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। दोस्तों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक की संयुक्त परियोजना कौन सी है? ये है तेलुगु गंगा परियोजना। तेलुगु गंगा परियोजना से पेयजल किसे प्रदान किया जाता है? तो मद्रास शहर को तेलुगु गंगा परियोजना से पीने का पानी उपलब्ध कराया जाता है। दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब आइए सही सुमेलन करना है नदी और उस पर बनाए गए बांधों से। तो ये देखिए कावेरी नदी पर मेटूर बांध है, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध, नर्मदा पर सरदार सरोवर, चंबल पर गांधी सागर, बेतवा नदी पर माता टीला बांध है और ताप्ती नदी पर काकरापारा बांध स्थित है। अलमट्टी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। अब सही सुमेलन करना है। मेटूर बांध जो है दोस्तों देखिए ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मेटूर बांध तमिलनाडु में है, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में और हीराकुंड ओडिशा में महानदी पर है। इडुक्की बांध या इडुक्की बहुउद्देशीय परियोजना पेरियार नदी पर है। माता टीला बेतवा पर, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर और पोचमपाद ये गोदावरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है दोस्तों। शिव समुद्रम बांध जो या शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर है और टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? ये सिद्राबाग है। और भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। सही सुमेलन करना है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में स्थित है, घाट प्रभा बांध कर्नाटक में, हीराकुंड बांध ओडिशा में और काकरापार ये गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों काकरापार में हमारा एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों रिहंद बांध ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उकाई बांध गुजरात में और कोयना बांध महाराष्ट्र में है। गोविंद सागर जो है वो सतलज नदी पर निर्मित है। कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी के दोआब क्षेत्र में स्थित है। उकई जलाशय ताप्ती नदी से और बुलर झील झेलम में स्थित है। दोस्तों कालागढ़ बांध कहाँ बना हुआ है? तो ये रामगंगा नदी पर है कालागढ़ बांध। तवा परियोजना होशंगाबाद से संबंधित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? कोठारी नदी पर। और तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। अगला प्रश्न देखते हैं बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है? तो बगलिहार याद रखिएगा चिनाव नदी पर है। बी सी बगलिहार, बी से बगलिहार, सी से चिनाव। अगला प्रश्न है बगलिहार
पन विद्युत परियोजना जो हाल में चर्चित रही, ये कहाँ स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों, दमन गंगा सिंचाई परियोजना गुजरात में स्थित है, गिरना महाराष्ट्र में और पांबा केरल में स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ स्थित हैं? तो तपोवन उत्तराखंड में स्थित है और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना भी आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। महाकाली संधि जिन दो देशों के मध्य हुई थी, नेपाल और भारत के मध्य, ये महाकाली एक नदी है, इससे संबंधित एक संधि हुई थी नेपाल और भारत के बीच। कलपक्कम कहाँ पे है? तो दोस्तों तमिलनाडु में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में, नरौरा उत्तर प्रदेश में है और तारापुर महाराष्ट्र में है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में। वह राज्य जिसमें सुइल नदी परियोजना स्थित है, हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना स्थित है। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल क्या है? तो दोस्तों तीस्ता लो प्रोजेक्ट डैम का स्थल जो है वो पश्चिम बंगाल है। तीस्ता जल परियोजना कहाँ स्थित है? महत्वपूर्ण है, तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय जो है ये पश्चिम बंगाल में है, लेकिन तीस्ता जल विद्युत परियोजना आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। सही सुमेलन करना है दोस्तों, तो ये देखिए सही सुमेलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का संबंधित नदियों से। रिहंद परियोजना सोन नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है और रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ पर निर्मित किया गया है? बेतवा नदी पर। ये देखिए दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो बगलिहार और दुलहस्ती ये दोनों जो योजनाएं हैं ये चिनाब नदी पर स्थित है। तो BCD याद रखिएगा, बगलिहार चिनाब पर है और दुलहस्ती भी चिनाब नदी पर स्थित है। सही सुमेलित करना है दोस्तों, सही सुमेलन करना है जलाशय और उनसे संबंधित राज्य का। भद्रा जलाशय कर्नाटक में स्थित है, भवानी सागर तमिलनाडु में, गांधी सागर मध्य प्रदेश में और राणा प्रताप सागर आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। तिलैया बांध कहाँ स्थित है? बराकर नदी पर झारखंड में स्थित है तिलैया बांध परियोजना। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय उत्तर प्रदेश में जो रिहंद बांध बनाया गया है उसी से निर्मित एक कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर। गंडक परियोजना किस राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है वह प्रमुख राज्य जो प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे। किसाऊ बांध परियोजना से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को लाभ होगा। सही सुमेलन करना है नदी घाटी परियोजना और नदी से। तो पंचेट हिल बांध दोस्तों ये दामोदर नदी पर स्थित है और राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। वह बांध जो सिंचाई के लिए नहीं है तो शिव समुद्रम बांध जो है ये सिंचाई के लिए नहीं बल्कि जल विद्युत उत्पादन के लिए है। और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित खंड का अंतिम प्रश्न है अति विवादित बबली प्रोजेक्ट। बबली या भबली प्रोजेक्ट जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित GS पॉइंटर जो था उसमें भारत के भूगोल खंड से आपने इसका भाग 3 पढ़ा। इसका अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। इसमें उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और ये प्रश्न यूपी PCS, राजस्थान बिहार PCS, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश PCS के साथ साथ RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी तथा जूनियर असिस्टेंट लोअर PCS आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो आपके लिए कितना लाभदायक हो रहा है इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।